Hello dear student, you are again welcome in the second part of the chapter, the address, and now we will discuss about point 6 and point 7, and please watch this video till the end because I will attach a short animated video related to this chapter. So let's start to learn point number 6. The daughter sees her mother's belongings. जो वस्तु इसकी माता जी की यादों से जुड़ी हुई थी, हमारे जो राइटर हैं वो वस्तुएं उसको जब चूँकि जब वो दोबारा मिसेस डोरलिंग के घर में पहुंचती हैं ये, तो मिसेस डोरलिंग तो नहीं मिलती, लेकिन उनका स्वागत करती हैं मिसेस डोरलिंग की 15 साल की लड़की जो है। तो कुछ देर वो वहाँ बैठ के सोचती हैं कि मिसेस डोरलिंग घर आ जाएं, इंतज़ार करने का निर्णय लेती हैं। तो क्या क्या वस्तुएं मिलती हैं वहाँ पे? द नरेटर फाउंड हरसेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द देयर ओन थिंग्स। अपनी ही वस्तुएं किसके चारों तरफ घिरा हुआ पाती हैं वो अपने आप को, हमारी जो राइटर हैं मेरगा माइन को। वंस दे बिलोंग टू हर मदर, ये सारी वस्तुएं पहले उनकी माता जी की थी। सी वांटेड टू सी देम अगेन, और वो लिखती हैं कि मैं इन वस्तुओं को दोबारा देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी। All those things had been taken away by Mrs. Dorling and kept her in her house. ये सारी वस्तुएं मिसेस डोरलिंग के द्वारा घर ले जाके रख ली गई थी। She was pained to note that they were arranged tastelessly. उनको इस बात से बड़ा दुख होता है कि सारी वस्तुएं जो है वो बहुत ही रुचिहीन ढंग से रखी गई थी। She was द अगली फर्नीचर एंड द मगी स्मेल अपसेट हर, और फर्नीचर से बहुत ही भद्दी और सीलीदार बदबू ने उनको काफ़ी निराश कर दिया, अपसेट कर दिया। द गर्ल ब्रॉट टी फॉर हर, और जो 15 साल की लड़की थी मिसेस डोरलिंग की, उसने चाय बना के लेके आई। देन सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट ऑफ इट। इसके बाद उन्होंने एक पुराना बक्सा खोला उस लड़की ने और कुछ चम्मचें बाहर निकाली। द नरेटर आल्सो लुक एट द एंटीक प्लेट्स, उन पुरानी प्लेटों जो पहले उनके घर हुआ करती थी वो भी देखा नरेटर ने, हमारी राइटर ने। सी न्यू दैट ऑल द कटलरी, नाइफ्स, फोर्क्स एंड स्पून्स वर ऑफ सिल्वर। वो जानती थी कि सारी चीज़ें जो थीं, जो सारी कटलरी आइटम थे, छुरे थे, कांटे, चम्मच, सब चांदी की थीं। These had been there once, पहले ये उनकी हुआ करती थी, ऐसा वो विचार करती हैं देखकर। Her mother had told her about them when she was alive, और जब उनकी माता जी जिंदा थी तो इन सारी वस्तुओं के बारे में इन्हें हमारी राइटर को, नरेटर को बताया था उनकी मिसेस एस ने, उनकी माता जी ने। So, and the seventh point is the narrator resolved to forget the address of Mrs. Dorling. ये बड़ा important question है, आगे बनता भी है कि why narrator resolved to forget the address to Mrs. Dorling. उस घर के पते को भूल जाने का निश्चय करती हैं, वो क्यों करती हैं ये दिया गया है। After some time narrator jumped up, कुछ समय बाद narrator उठ जाती हैं। सी मच कैच हर ट्रेन, उनको याद आता है कि अब अपनी ट्रेन पकड़नी चाहिए क्योंकि मिसेस डोरलिंग तो तब तक आई नहीं थी। सी कुडंट वेट फॉर मिसेस डोरलिंग। सी केम आउट एंड रीड द नंबर, वो पुनः घर से बाहर निकलती हैं, उस नंबर को पढ़ती हैं। इट वाज 46 मार्कोनी स्ट्रीट, एड्रेस एकदम सही था। द एड्रेस वाज टोटली करेक्ट बट सी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस, अब वो एड्रेस को भूलना चाहती थी। सी रिजॉल्व नॉट टू गो देयर, अब वो निश्चय करती कि दोबारा उस पते पर नहीं जाएंगी। दोज नाइस थिंग्स वर, ये आंसर यहाँ से है, दोज नाइस थिंग्स वर वंस द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं पहले उसकी माता जी की हुआ करती थी, माता जी से संबंधित थी। दे रिमेन हर ऑफ हर फार्मर टाइम्स, और ये सारी वस्तुएं पिछले वक्त की याद दिलाती थी उनको। बट नाउ दे हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, लेकिन अब इन सभी वस्तु कीमती तो हैं, अगर आप इनको रुपए पैसे से तुलना करेंगे तो ये बिल्कुल कीमती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं है अब। क्यों नहीं है? देयर ट्रू ऑनर
no longer existed, क्योंकि उसकी जो सच्ची मालिकिन है, जो सही मालिकिन है, जो मिसेस डोरलिंग नहीं थी बल्कि उसकी माता जी थी मिसेस एस, अब वो खुद इस दुनिया में नहीं है। और इन वस्तुओं को देखकर, इतनी कीमती वस्तुएं भले ही हों, वो नरेटर कहती हैं कि उनको अपनी माता जी और वो जो एक कठिन समय गुजरा वर्ल्ड वार सेकेंड का, उसकी याद दिलाती हैं वो वस्तुएं। इसलिए अब वो उनको वस्तुओं को और उस एड्रेस को जहाँ पे ये सारी बहुमूल्य चीज़ें हैं, इनको वो भूलना चाहती हैं। दे वर इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और सभी जो है वो विचित्र वातावरण में रखी गई थी सारी वस्तुएं। सी हैड टू फॉरगेट देम एंड द एड्रेस वेयर दे वर स्टिल लिविंग, तो वो निश्चय करती हैं कि उन्हें इस पते को भूल जाना चाहिए और उन वस्तुओं को भी जो अभी भी उस जगह पे पड़ी हुई हैं, क्योंकि वस्तुएं ज़रूर एग्जिस्ट हैं लेकिन उनकी हर मदर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, so that's why she decided to forget that address। इस तरह से चैप्टर एंड होता है। और अब आपको एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो अटैच किया जा रहा है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो आप यूट्यूब पे इस चैप्टर को सर्च करके देख सकते हैं, डिटेल में भी देख सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले ग्रुप में भेजा भी है, आप भी सर्च करके देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो लेट्स सी दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर watching। Here is a summary of the story, The Address by Marga Minko. The story begins with the narrator of the story standing at the door of a house, speaking to a woman who had answered the door. The narrator had traveled some distance to meet the woman. Even though the narrator introduced herself, the woman did not show any flicker of recognition. The narrator wondered if she was at the right address. Just then, she noticed that the woman was wearing a cardigan that had once belonged to her mother. The narrator was now sure that she was at the right address. The woman, however, refused to speak to the narrator and closed the door. The narrator looked again at the address just outside the door. It was what she remembered. As she walked back to the railway station, ignoring the familiarity of the streets, her thoughts went back to her mother, who had given her the address. One day, the narrator had returned home to find many things missing from their house. On inquiring about it, her mother told her that an old acquaintance, Mrs. Dorling, had turned up suddenly after several years. She had offered to safeguard their prized possessions during the war. The narrator's mother had felt rather obligated to Mrs. Dorling for taking such a big risk. The narrator then remembered the only time she had seen Mrs. Dorling. Mrs. Dorling had been on her way out of the house with a packed suitcase, and her mother had briefly introduced the two to each other. It was then that her mother had told her Mrs. Dorling's address, number 46, Marconi Street. After the war, the narrator had had little interest in the objects that had survived the war, unlike her loved ones. She had no longer felt a connection to them. However, when things had returned to normalcy, she had decided to pay a visit to Mrs. Dorling. After her unsuccessful first attempt, the narrator decided to go back again. Mrs. Dorling wasn't at home, and her daughter let the narrator into the house. On entering the house, the narrator was shocked to see the room full of things that used to be in her house before the war. She felt as if she was in a place that was familiar and strange at the same time. It was almost suffocating for her.
Mrs. Dorling's daughter offered the narrator some tea, which she accepted. In a daze, the narrator struck up a conversation with the girl. She remarked how beautiful the things were, and how one tends to take one's belongings for granted until one loses or lends them. She remembered how her mother had once made her polish their silver cutlery. She asked the girl if their cutlery was made of silver too. But when the girl started to check, the narrator sprang out of her chair and decided to leave without meeting Mrs. Dorling. She realized she did not want her mother's belongings back anymore. Now that she had seen them in an unfamiliar setting, they did not hold the same value for her. Besides, she reasoned her new house was too small and shabby for exquisite antiques. As the narrator left, she confirmed the address once again. It was number 46, Marconi Street indeed. But she was determined to forget the address and never return. She wistfully realized that of all the memories she had to erase from her mind, an address would be the least difficult to forget.